हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यन सिंह, इंटर्न ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री कैसे आपको डील करनी है सो दैट आप 170 प्लस सिक्योर कर पाओ। किन किन बातों का ध्यान रखना है डिटेल में बात करेंगे। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो आप जो है बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कोई और वीडियो चाहिए यश से, क्योंकि इसके साथ मैंने अपने बायोलॉजी की वीडियो की थी, आप सभी को बहुत पसंद आई थी, आपने केमिस्ट्री के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो बहुत ही डिटेल वीडियो होगी। आपको मैं एकदम चॉप डाउन करके बताऊंगा कि यार कैसे आपको केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को आपको डील करना है, राइट। एंड अगर आप फिजिक्स की वीडियो रिक्वेस्ट करोगे तो यश फिजिक्स की भी डालनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ सर, ठीक। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब वो वीडियो मैं डालूंगा, राइट। एंड यश का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ, एंड इसकी यूट्यूब चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हो, राइट। एंड यस, बिफोर वी स्टार्ट यार प्लीज़ ये पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल इमसोनी ARS लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो 16 पेजेस की पीडीएफ है ना, यहाँ पे सारे पॉइंट्स हम लोग कवर नहीं करेंगे वीडियो में, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो इन चीज़ों को। और जब भी यार केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है केमिस्ट्री कैसे डील करें, प्लीज़ एक बार इस पीडीएफ को ना रेफर कीजिएगा, कि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ केमिस्ट्री मेरे को ना इस माइंडसेट से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ताकि मैं मैक्सिमाइज कर पाऊँ अपने स्कोर को, ठीक है, मिनिमम एफर्ट के साथ, राइट। सो यश, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। So hello everyone, I am Yash Gopinath Sonkusle from Nagpur, Maharashtra. I achieved a score of 705 in NEET 2021 with individual scores of physics में 170 and chemistry में 175 and biology में full, that is 360. ठीक है यश, चलो। So first we will deal with the physical chemistry only. तो फिजिकल में क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बट बच्चों को पता नहीं चलता कि अरे इतने सारे कॉन्सेप्ट है। फिर एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है कि इतने सारे अपने को न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने हैं, फिर एनसीईआरटी में ऐसा स्पेशल क्या लिखा है कि अपन लाइक एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाए। तो उस पर यही कहना चाहूँगा कि मैं एनसीईआरटी में आप फिजिकल के लिए फैक्ट्स एंड थ्योरीज के लिए सिर्फ एनसीईआरटी को रेफर कीजिए। आपको लाइक फॉर एग्जांपल अपने पास जो किसी स्ट्रक्चर का एग्जांपल होता है या फिर कुछ पर्टिकुलर फैक्ट होता है, थ्योरी होता है, वो आपको एनसीईआरटी के बाहर का नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव कि आप एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए सर, ये वाला प्रॉब्लम जो मैंने आपको डाला था, हाँ बताओ। ये सर नीट 2021 में एक प्रॉब्लम आया था। इट वाज रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइक ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन। तो इसमें रीड कर सकते हैं यहाँ से। ये बताओ क्या हुआ था। तो इसमें सर ये इतना सर लाइक इतना कैलकुलेशन में इतना डेंस था कि यहाँ पे सर दो ऑप्शन में सर कंफ्यूजन हो गया था बच्चों को। और सर इतना हार्ड कैलकुलेशन है कि यू हैव टू डू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1368 किलो हर्ट्ज। तो सर इसका अगर आप कैलकुलेशन, हाँ सर इतना सारा टाइम लेने वाला है। बट सर क्या अपने पास पर क्वेश्चन इतना टाइम होता है सर? लाइक एटलीस्ट 5 to 6 मिनट अपन लगा सकते हैं, इतना तो टाइम नहीं होता है ना अपने पास। तो आई थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग कि आप ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से सॉल्व करके आइए। कि आई डोंट नो कि उनका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था, बट मेरे को लगता है कि उन्हें ऐसे चाहते थे कि आप क्वेश्चन एनसीईआरटी से सॉल्व करके आइए और आंसर एटलीस्ट देख के आइए कि यहाँ पे 219.3 है, या फिर यू आर द कैलकुलेशन, द टिपिकल कैलकुलेशन जो मैंने करके दिखाई यहाँ पे 219.29। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते तो 2 करके फिर आप रॉन्ग आंसर पे चले जाएंगे। बट अगर फिर राउंडिंग ऑफ करके आप 219.3 पे आते हैं, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी कि आपको एनसीईआरटी में क्या क्या लगाना है और कितने लाइक कितने कॉन्सेंट्रेशन से लगाना है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे फिर तो आप नीट में फिर रॉन्ग क्वेश्चन करके आगे, वो भी सिंपल हो साला। हाँ तो यार अगर तुम मतलब उस जो टॉप नॉच स्कोर होता है ना उसको टारगेट कर रहे हो, आप पिनाकल को टारगेट कर रहे हो ना, तो आपको मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप जो बाकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस कैजुअली लगा देते हो, या फिर आप कोचिंग के मॉड्यूल वगैरह अपने ज़्यादा आप फियर्सली लगा रहे होगे, इस चीज़ को इग्नोर कर रहे होगे। कोचिंग के मॉड्यूल के ऊपर अगर आपको 2 चीज़ें चूज़ करनी है, मतलब एक चीज़ चूज़ करनी है, कोचिंग मॉड्यूल और आपकी एनसीईआरटी, तो आप एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दो, उसको पहले लगाओ, अच्छे से तबीयत से लगाओ। एंड फिर आप जब उसका देखोगे ना, आप उससे एक क्वेश्चन आ गया जो आप सही करके आ रहे हो, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऑलरेडी ना आप फिल्टर आउट हो जाओगे नॉइस से, जो बाकी क्राउड होता है बैकग्राउंड क्राउड, उससे आप फिल्टर आउट हो जाओगे और आप कहीं ना कहीं उस जोन में रहोगे जहाँ 705 मार्क्स आप यश की तरह सिक्योर कर रहे होगे, ठीक है? आगे यश बताओ। तो यार एनसीईआरटी में ऐसा है कि अपने बस थ्योरी और लाइक फैक्ट्स देखने हैं, बट अपने को क्या होता है कि एनसीईआरटी तो लाइक किसी भी चैप्टर को बताते हैं 30 से 40 पेज में, तो सर इतना तो करना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से एवरीबॉडी शुड डू दैट कि उसके जो भी फैक्ट्स एंड थ्योरी वाले जो पॉइंट्स है जो कि रटने में, ऑफकोर्स उससे बात है कि फैक्ट थोड़े रटे नहीं जाते, डेट्स है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो कि फैक्ट्स है, वो सर रटे नहीं जाते अपने से। तो अपन क्या करते हैं कि उसको आइदर 1 या 2 पेज में उसको सम अप करने की कोशिश करते हैं कि दिस आर द फैक्ट्स व्हिच आई हैव टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, रादर अपार्ट फ्रॉम द
न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट। तो सर जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सॉलिड स्टेट में जो फैक्ट्स आए वो सर एनसीईआरटी के अगर आप एक साइड में से नोट कर लेते तो अगले टाइम सर आपको रादर देन रीडिंग फुल एनसीईआरटी सर आप यही पॉइंट्स को कर लीजिए, आपका फैक्ट्स वाला पॉइंट रेडी हो गया है। सही बात है। और एक चीज ध्यान में रखिए कि एनसीईआरटी के बाहर का थ्योरी वाला फैक्ट नहीं आने वाला नीट में अभी। इट्स नाउ गोइंग टू बी एनटीएस पेपर, सो अभी नीट में फैक्ट एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आने वाला है। सो दिस थिंग्स बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट व्हेन लाइक सच काइंड ऑफ पेपर इज कमिंग, कि आप एनसीईआरटी के पूरे जो फैक्ट्स एंड थ्योरीज है जो कि आपको याद नहीं रहते वो आप एक साइड में ऐसे लिख के रख दीजिए ताकि आपको एनसीईआरटी को बार बार देखना ना पड़े। हाँ तो यार ये जो है इसकी जो ये कॉपी है इसका जो है कोशिश करूंगा मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कर दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एंड ये जो है ना आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स जो इसके जैसे सॉलिड स्टेट का बाकी चैप्टर के जो ये अवेलेबल करा पाएगा, तो आपकी हेल्प हो जाएगी एटलीस्ट उन चैप्टर्स में, ठीक। और ये काफ़ी क्रेडिबल नोट्स है, ठीक है। इस बंदे की रैंक भी आई है, इसने इसी से मतलब इसने खुद से बनाया है, सो इससे ज़्यादा क्रेडिबल चीज़ आपको शॉर्ट नोट्स के टर्म में उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। तो तीसरी बात ये होती है कि लाइक अपने को अगर थ्योरी पॉइंट एक्सट्रैक्ट ही करने हैं तो अपन लाइक पूरा उसको पढ़ लेना चाहिए। लाइक ये देखिए सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है सर अपने को एक यहाँ पे नोट दिया है कि एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज विल बी ऑलवेज रीच इन द कंपोनेंट व्हिच विल बी लाइक मोर वोलेटाइल। ये तो सर लाइक अंडरस्टैंडेबल थिंग है, बट कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पाते। अगर सर अपन उस बच्चे को कहते हैं कि चलो ये डायरेक्ट फैट रट के चले जाओ तो सर उसके लिए ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ईजी चीज होने वाली है। ये वैसे सर लाइक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रिलेट कर लेंगे, बट सर जो एवरेज बच्चा है वो रिलेट नहीं कर पाएगा। तो ये भी अपने को चीज देखना चाहिए कि अपन एनसीईआरटी में से पूरा एटलीस्ट थ्योरी वाला पॉइंट निकाल ले। ठीक है, ठीक है। तो ये सब कभी ना कभी आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये परेशान हाँ मिल सकता है क्वेश्चन इसके फॉर्मेट में। ठीक है, ये इस पे क्या कहना चाहोगे? और जैसे कि मैंने कहा कि आपको एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो अपने को एनसीईआरटी के बाहर का करना नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी में जो भी दिया है वो पूरा एटलीस्ट एग्जाम्पल कर ले। जैसे कि ये मैं बताऊंगा सर आपको, ये सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस लाइक एग्जाम्पल्स में डिफरेंस है अपने क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस में। तो सर वहाँ पे जो एग्जैक्ट थ्योरी में कम दिए सर एग्जाम्पल्स, बट यहाँ पे उन्होंने इंटेक्स क्वेश्चन में बाहर के एग्जाम्पल्स डाल दिए। अगर सर अपन ये दो क्वेश्चन सेम ही है वैसे कि इंटेक्स क्वेश्चन में बाहर के एग्जाम्पल्स डाल दिए, अगर अपन इसको एक प्रोमिनेंट और लाइक अच्छे सोर्स से अगर अपन इसका ढूंढ लेते कि ये कौन से इसके एग्जांपल है और इसको बाद में रट लेते तो और इजी हो जाएगा। फिर पेपर में ऐसा लगा कि अरे ये तो नया क्वेश्चन है, ये तो थ्योरी में दिया ही नहीं था। पेपर में आपको सोचने का टाइम बच जाएगा, और अगर वो फैक्ट है तो आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम तो पेपर में आप गलत करके आओगे। तो इट इज बेटर कि आप इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करते समय मतलब उसको सीरियसली करो और उसको अच्छे रेफरेंस या अच्छे टीचर से आप रेफर करके ना पक्का कर लो उस क्वेश्चन को कि हाँ उसका क्या सोल्यूशन होने वाला है। और इन केस जैसे कि आपको दिखाया ना इंटेक्स क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, इसी साल की नीट में, हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्यूचर में दिख जाए, राइट, काफी प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो आप वो उसको गलत करके ना हो। ओके, आगे यार। और ये चीज जो मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में से देखी थी कि उन्होंने क्या किया है सर, बलून के बारे में बताया थोड़ा सा, और लाइक पेलोड के बारे में नहीं बताया। पेलोड इज समथिंग दैट द मैक्सिमम वेट अ बलून कैन बियर व्हाइल फ्लाइंग इन द एयर ओनली। तो सर उन्होंने बलून के बारे में बताया, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये वाला आइडियल गैस इक्वेशन बताया है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि व्हाट इज द पेलोड। पेलोड इज अ वेरी सिंपल थिंग, ये कोई भी बच्चा अगर उसको मैं बता दूं कि ये दिस इज द मीनिंग ऑफ पेलोड तो वो निकाल देगा, बट सर पेलोड ये टर्मिनोलॉजी बच्चों को पता नहीं है। तो इन्होंने वो थ्योरी में नहीं दिया। देखिए सर कितने इंटेलिजेंट है, उन्होंने थ्योरी में नहीं दिया, उन्होंने क्वेश्चन में आके ये आपको बता दिया कि हाँ हमने पेलोड पे से क्वेश्चन डाल चुका है, तो आपको अभी जो भी करना है वो कर लीजिए। तो ये चीज होती है कि आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ पेलोड को बिना डिफाइन किए, हाँ बिना डिफाइन किए हुए, ठीक, यहाँ से अगर क्वेश्चन कट करके आ रहा होता है तो सॉल्व करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, यानी टर्मिनोलॉजी पता ही नहीं है। सही बात है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट चीज है। और ये वही सेम चीज़ है जो अपन ने बायोलॉजी में बताई थी कि अपने को टेबल्स भी देखना है। कुछ कुछ बच्चों को सर अभी तक ये डेफिनेशन पता ही नहीं है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या लाइक जो रिलेशन चलता है कि एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर टी। सर यहाँ पे नहीं, इससे क्वेश्चन आ सकता है इस बार के नीट में। मुझे तो लगता है कि अगर उनको कुछ एक्सट्रैक्ट करना ही है एकदम डीप में जाके, तो ऐसे क्वेश्चन डाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या रिलेशन है। तो सर यहाँ पे 4 ऑप्शन बना देंगे कि 5/2 RT, 3/2 RT, 7/2 RT, 2 RT। ये सर ऐसे वाले क्वेश्चन तो आते रहते हैं आजकल। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अपन एनसीईआरटी में से सब कुछ पढ़े, एटलीस्ट ऐसी चीज़ें कि जो अपने को नई लग रही है या फिर जो अपने को अपन ने अभी तक नहीं पढ़ी, उसको एक साइड में लिख लीजिए, इट विल बी डू। ठीक है।
एंड दिस अगेन इज द कंक्लूजन फ्रॉम द टेबल्स लाइक ये देखिए ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये मुझे भी नहीं पता था जब मैंने पहले नहीं पढ़ा था। देखिए सर कि ये जो अपना आय की वैल्यू क्या होती है कि वेंट ऑफ फैक्टर सर लाइक NaCl के लिए उसका जो फॉर्मूला है इज 1 + n-1 into d और अल्फा। तो सर उसके लिए क्या उन्होंने क्या कहा है, देखिए सर वैल्यू ऑफ I फॉर NaCl इज 1.87 एट 0.1 कॉन्सेंट्रेशन। और जैसे सर अपन कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे हैं अल्टीमेटली सर आपकी आई की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो सर ये थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है अपने को कि नीट में या कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आई ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे सर कि बोलेंगे नो इफेक्ट, क्योंकि सर अभी तक अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। बट सर यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है कि अपन टेबल्स में से अगर कंक्लूजन निकालते हैं तो वो पता चल जा सकता है सर। ठीक है। और एक चीज़ स्टेट्स ऑफ मैटर में से ही मैंने उठाई है कि अगर आपका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो एक्वस टेंशन जो कि वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो बढ़ने लगता है। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन इन नीट। ये बच्चों को ऐसे पता नहीं होता है। ये जब तक मैंने भी कोचिंग के मॉडल्स पढ़े हैं 2-4 तो उसमें भी ऐसा कुछ दिया नहीं कि टिपिकल रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड एक्वस टेंशन। बट सर ये NCERT में दिया है तो अपन ये वाले चीज़ों को भी लाइक नोट डाउन कर सकते हैं जस्ट इन थ्योरी फॉर्मेट की टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्वस टेंशन। ठीक है। और 2-3 चीज़ें मैंने आपको बतानी थी कि मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइंट्स आप लिखिए और उसको फिर बाहर रटिए। बट कुछ चैप्टर ऐसे जैसे सर्फेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर जहाँ पे पॉलीमर्स वो सब के लिए हाँ वो तो उसके लिए तो ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स और ये वाले जो चैप्टर है उसके लिए सर NCERT आपको पूरी पढ़नी ही पड़ेगी। क्योंकि सर उसमें एक 2 लाइन पे सर अच्छा थ्योरी वाला पॉइंट दिया है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में एक बार क्वेश्चन आ गया था नीट में कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से क्या प्रोडक्ट निकलता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से क्या प्रोडक्ट निकलता है। तो ये वाली ऐसी जब चीजें दी जाती है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट में जो बैटरी वाला आता है थोड़ा सा ड्राई सेल, तो उसमें भी सर NCERT का इंपॉर्टेंस बहुत हो जाता है। तो अपने को उस ऐसे चैप्टर्स के लिए NCERT फुल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। वो तो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। टेम्पलेट सेम है यार, जो फिजिकल केमिस्ट्री का टेम्पलेट है वही ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए होगा। अब ऑर्गेनिक के लिए फटाफट बता दो यार क्या डिफरेंट चीज है। ऑर्गेनिक में सर क्या होता है कि मुझे लगता है कि 12th की ऑर्गेनिक थोड़ी डिफिकल्ट जाती है। यहाँ पे मैं रोक के आपको ये बताना चाहूंगा यार, आप ये PDF ना टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो तो सो दैट ये आप ना आराम से बैठ करके रीड कर पाओ, राइट ये चीज़। और यश तो आपको अभी एक्सप्लेन कर देगा कि ऑर्गेनिक में हाँ क्या डिफरेंट चीज़ है फिजिकल केमिस्ट्री जो ध्यान रखनी है। और सेम चीज़ हम लोग अभी इनऑर्गेनिक के लिए भी वीडियो में आगे करेंगे, राइट। तो बताओ यार यश। सर मुझे लगता है कि अगर अपन 11th में जो अपनी ऑर्गेनिक चलती है जो मेनली रिएक्शन मैकेनिज्म है वो सर बेसिक वाला पार्ट चलता है। अगर सर अपन वहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लेते हैं तो अपने को 12th के ऑर्गेनिक में इतना कुछ करना नहीं पड़ता है। और अगर अपन ने 11th की मैकेनिज्म लाइक मिस कर दी तो अपने को 12th की हर एक रिएक्शन ऑफ कोर्स रटनी पड़ेगी। और अगर अपन 11th में थोड़ा सा बेसिक से चलता है तो 12th में भी अपने वही बेसिक लगा के उसका एप्लीकेशन से अलग अलग रिएक्शन नेम रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो सर वही चीज़ है कि अपन 11th में थोड़ा सा बेसिक की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, मैकेनिज्म पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। और NCERT को 12th में अगर आप आए थे हो तो NCERT के बाहर का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी से जब से NT आया है तो ऑर्गेनिक भी पूरी NCERT बेस्ड हो चुके हैं, जस्ट थोड़ी सी घुमा के आती है। तो सर वही मैंने बताया इसमें भी कि NCERT में आप ये पढ़ना है। और एक चीज़ मैंने बताई है ऑर्गेनिक के लिए कि ऑर्गेनिक में सर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा थ्योरी वाला पॉइंट ज़्यादा होता है और वो कंफ्यूजिंग भी बहुत होती है। क्योंकि सर आप नहीं रट सकते अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब में सर सेम ही पॉइंट लगता है कि दे आर इनसोल्यूबल, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। तो सर वो वाला पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाले जो थोड़े फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसको अगर आप एक साइड पे लिख सकते हैं या फिर उसको थोड़ा सा एग्जाम के जस्ट बिफोर आप रट सकते हैं। क्योंकि सर ये वाले पॉइंट होते हैं जो फ्रेश अगर आप जाएंगे तो यही चीज है कि जो अपने को NCERT में से टॉपर बनाती है। ठीक है। उसके सर एग्जांपल दिए है मैंने नीचे। लाइक सर मैंने ये यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक एग्जांपल दिया था कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज सोल्यूबल इन वाटर बट बेंजीन डाइऑक्साइड फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसोल्यूबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। जबकि क्लोराइड स्टेबल नहीं होता, वो डिकम्पोज हो जाता है। तो सर ये ऐसे पॉइंट है कि जो लाइक नीट में आ सकते हैं, क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है जो कि स्पेशली एग्जामिनर के माइंड में आ सकते हैं। ठीक है। और क्या पॉइंट्स हैं यार तुम्हारे इस PDF में, और कुछ बताना है? और तो सर ऑर्गेनिक के लिए बस वही है कि 11th पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है और 12th में NCERT के बाहर का नहीं पढ़ना है। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा लाइक एम्फेसिस करना चाहूँगा कि ग्रुप डिस्कशन। सर ग्रुप डिस्कशन लाइक इट इज सेड दैट कि UPSC में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर किसी भी चीज़ रटवाने के लिए तो आप ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। मैंने सर प्रेफरली मेरे प्रिपरेशन के वक्त आई हैव डन लॉट ऑफ ग्रुप डिस्कशन लाइक इन द लास्ट 1 or 2 months मैं एटलीस्ट 2 से 3 घंटा सर ग्रुप डिस्कशन करता था। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है सर कि अपन लाइक
अगर आइडियाज एक्सचेंज करते हैं तो वो चीज़ आपको और मेरे को दोनों को भी रट जाती है, रादर देन मैं अगर खुद उसको रटने के लिए जाऊँ तो सर अपन वो वाली चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक हो गया जो, या फिर जो भी फैक्ट्स है, या फिर इनऑर्गेनिक में जो भी पूरा पोर्शन आता है जो कि रटने वाला पोर्शन है, उसमें सर यूज कर सकते हैं। ठीक है, रादर देन कि अपन खुद 2-3 घंटा बैठ के उसको अंडरलाइन करके ग्रुप डिस्कशन कैन बी हेल्पफुल इन दैट केस टू। ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए बताते हैं तो इनऑर्गेनिक के लिए तो वही सेम चीज़ है कि इनऑर्गेनिक को बायोलॉजी से कंपेयर करो या फिर बायोलॉजी को इनऑर्गेनिक से, आपको इनऑर्गेनिक के लिए पूरी एनसीईआरटी पूरी रट लेनी है, आइदर रट लीजिए या फिर समझ लीजिए, बट बायोलॉजी की तरफ पूरा उसको करना है, लाइक हर चीज हर लाइन रटनी है या सर एक्सेप्ट कुछ चीजें जो कि मेरे को लगता है कि थोड़ी सी बेसिक वैल्यूज का ट्रेंड जान लो। हाँ, ट्रेंड जानना इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक साइजेस का तुम्हारा डी ब्लॉक में वो सब पूछ लेते हैं और उनके एक्सेप्शंस पूछ लेते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। पर हाँ, एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे पूछेंगे नहीं, आपके ट्रेंड टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक्सेप्शन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हाँ सर, जैसे केमिकल बॉन्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, तो केमिकल बॉन्डिंग में कैसा होता है, थोड़ा सा लाइक एक्स्ट्रा भी पूछ लेते हैं कभी कभी, जो कि एनसीईआरटी में दिया रहता है, बट सर वो क्या करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में नहीं देंगे, वो किसी और लेसन में लिख के रख देंगे ये चीज। तो सर अगर आप थोड़ा सा लाइक ऊपर का पढ़ सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग जैसे बेसिक लेसन में, तो आपका सर बेस एक बार क्लियर हो गया कि आप फिर बाकी के लेसन को थोड़ा रिलेट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये सारे इनका क्या रिलेशन? ये तो सर ये चीज़ है कि एनसीईआरटी में से कैसा सवाल बन चुका है अभी तक। हाँ। लेकिन सर ये अन्य नियम ये सर एनसीईआरटी में दिया है, बाकी किसी लाइक बुक में जितना मैंने पढ़ा है उसके अलावा नहीं दिया है कि इसके जो टिपिकल नेम्स होते हैं साइंटिस्ट के, इस पे तो इस पे सर एक क्वेश्चन आ गया था, तो पूरे नीट 2020 में बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग करके आ गए थे सर। अच्छा। एंड दिस वाज आल्सो क्वेश्चन कि जो बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करके आ गए थे -4 to +4। ये तो सर लाइक जब मैंने सॉल्व किया था खुद, जब मैंने 2020 का पेपर लेके गया था और मैंने देखा कि अरे चलो सॉल्व करके देखते, तो मेरे ही रॉन्ग हो गए थे सर, क्योंकि मुझे लगा कि CH4 में तो 0 आता है। तो ये ऐसी चीजें होती है कि जो आप, बट ये एनसीईआरटी में दिया है सर, लाइक एग्जैक्टली दिया है अलॉन्ग विद द ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आप उसके पहले यूज टू हो जाए अगर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम से, तो सर अपन उसमें यहाँ पे इतना कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यही सर ये सेम चीज की इनऑर्गेनिक में से कैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये सब पूरे लाइक एनसीईआरटी की लाइन है, एक वर्ड बदल दिया, स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन से बताइए ABCD में से कौन सा राइट है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आजकल। ठीक है, ये सर मैंने बता दिया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, ये सर उसकी थ्योरी है। देखिए सर ये यहाँ पे बताया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ये वाली रिएक्शन होगी कि O2 इवॉल्व होगा, एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में H2O इवॉल्व होगा। देखिए सर कितने सिंपली लिख दिया, लेकिन इन्होंने ना कोई बॉक्स बनाया उसको ना कुछ भी, बट सर अपने को वही पॉइंट ढूंढना है कि जो पेपर में आ सकता है। ठीक है, आई थिंक इससे बहुत अच्छा इंसाइट मिल जाएगा जो भी व्यूअर्स है कि यार कैसे आपको ना एक्सट्रैक्ट करना है इन्फॉर्मेशन जब आप रीड कर रहे हो एनसीईआरटी को, ठीक है, स्पेशली ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, फिजिकल की, राइट। सो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा यार कि मतलब एक बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से एक बार ये वीडियो फिर से रिवॉच कीजिएगा और ध्यान से एक बार अपने एनसीईआरटी फ्लिप करते हुए PDF साइट में स्क्रॉल करते हुए, ठीक, आप समझो कि आप कहाँ पॉइंट्स जो थे ऐसे जो हम लोग ने जिस टेम्पलेट को आपको सामने रखा है ना, जो लेआउट आपको प्रोवाइड किया उसी लेआउट पे आप किन किन पॉइंट्स को मिस आउट करते हो उनको रजिस्टर करने की कोशिश करो, एक्नॉलेज करोगे, पेपर फिर अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में बार बार रीइंफोर्स होगा, आपकी हैबिट से ही हो जाएगी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने की एनसीईआरटी से। ठीक है, और कोई पॉइंट रह गया यार सर? और ये सर ये ऑर्गेनिक का एक टेबल था। हाँ। जिसमें सर बहुत बार क्वेश्चन आए, लाइक आपने भी सुना होगा कि नाइट्रोफिनॉल के लाइक पैरा ऑर्थोमेटा में एसिडिटी की स्ट्रेन क्या होती है, क्रिसॉल्स में एसिडिटी की स्ट्रेन क्या होती है, ये एनसीईआरटी ने डायरेक्ट नहीं दिया सर, ये टेबल में उनकी पीके वैल्यूज लिखा दी, इस टाइप की चीजें होती है। हाँ, इस टाइप की होती है, पीके की वैल्यू देखिए तुमने, वही मैं कह रहा यार, टेबल से देखो, तुम्हें पीके की वैल्यू नहीं याद करनी है, वैसे इनऑर्गेनिक में तुम्हें पीके की और सॉरी पीके की वहां पे जो एटॉमिक साइज वगैरह रहता है ना, स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे थे भैया टेबल दे रखी है एटॉमिक साइज की, वो भी याद करनी है, नहीं तुम्हें ट्रेंड देखना है, ट्रेंड लगा लीजिए बस, समझ लो कि मतलब हाँ सिमिलर लुकिंग जो कंपाउंड्स हैं उसमें क्या ट्रेंड तुम्हें दिख रहा, कोई तुमसे नहीं पूछेगा ये वैल्यू ही बता दो मेरे को, नहीं, ठीक है, पर वो ट्रेंड जरूर पूछ सकते हैं तुमसे कि किसकी एसिडिटी का क्या ऑर्डर है, राइट। तो ये चीज हो गया, और ठीक है कॉन्सेप्ट इसलिए आप रिमेंबर कर सकते हो। तो ये हो गया यार आपके ऑर्गेनिक, आपने रिक्वेस्ट किया था कि केमिस्ट्री का यश के साथ मैं वीडियो बना दूं, तो ये फॉलोअप वीडियो है। बायोलॉजी का आपने नहीं देखा, इसके 360 और 360 मार्क्स है बायोलॉजी के, कैसे इसने बायोलॉजी को हैक किया था वो चीज़ मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया। केमिस्ट्री का भी आपको डिटेल में मैंने बता दिया इस वीडियो में। फिजिक्स का अगर आप रिक्वेस्ट करते हो सो मैं उस पर भी यश के साथ कोऑर्डिनेट करके वीडियो बना दूंगा, राइट। एंड सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप अस